नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपके सवालों को लेकर और साथ ही साथ कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स पे बातचीत करते हैं, जिस पर हम चर्चा करते हैं कि कहां पर आपका निवेश होना चाहिए, कैसा आपका निवेश होना चाहिए, कब आपको निवेश करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जिनके अंदर आपको निवेश करना चाहिए। और अगर आप निवेशित हैं तो आपकी जो भी दिक्कतें हैं उसको लेकर भी हम आपके सवालों के जवाब दिलवाते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ अलग अलग जानकार मौजूद रहते हैं। आज भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अलग अलग माध्यम के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल पे आप आस्क आवाज़ योर मनी हैशटैग का इस्तेमाल करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप साथ ही साथ हमें मेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर, और साथ ही साथ आप हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर यानी 7045220000 इस पर अपना मैसेज कर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ अलग अलग जानकार मौजूद रहते हैं और आज फिनवाइज पीएफएस की फाउंडर प्रतिभा गिरीश मैम हमारे साथ खुद स्टूडियो में मौजूद है। तो प्रतिभा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। स्टूडियो में आज मौजूद रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो टॉपिक हमने उठाया है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये एक कहा जाता है कि दुनिया के सबसे मजबूत या सबसे ताकतवर हथियारों में से एक हथियार वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। वो किसी बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा था, वो इतना तो नहीं याद है मुझे, लेकिन प्रतिभा मैम पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और प्रतिभा मैम को बुला तो लिया हमारे डायरेक्टर साहब ने, लेकिन बुलाना नहीं था क्योंकि आमतौर पे एज का बड़ा मैटर रखता है कि कितने एज पे आप निवेश करेंगे तो आपको कितना रिटर्न आएगा। और प्रतिभा मैम सालों से ऐसी हैं, तो उनसे डिस्कशन करना ठीक नहीं था। लेकिन प्रतिभा मैम, पहली चीज़ तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये सुनने में जितना इजी है करने में थोड़ा टफ है, और जब इसका रिजल्ट आता है तो बहुत ही एस्टॉनिशिंग होता है, चाहे वो एसआईपी में हो या फिर बल्क इन्वेस्टमेंट में हो। एक एग्जांपल के तौर पे एक डायरेक्टर साहब हमारी प्लेट चलाएंगे, उसमें मेंशन है कि अगर आप एक पूंजी को कुछ सालों के लिए निवेश करते हैं तो इतनी पूंजी बनेगी, कुछ सालों के लिए और निवेश करते हैं तो और ज़्यादा पूंजी बनेगी, और धीरे धीरे वो निवेश कहीं ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो उसका नंबर, जितना समय आप बाज़ार को देंगे उतना बड़ा रिवॉर्ड आएगा। ये रहा वो कि अगर आप 10-20 साल के लिए आप निवेश करते हैं तो आपका 9 लाख रुपए बनता है, और फिर धीरे धीरे अगर आप हर 5-5 साल 10-10 साल बढ़ाते जाते हैं तो निवेश कहीं ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो प्रतिभा मैम, सालों से आप मार्केट में हो, म्यूचुअल फंड्स को समझ रहे हो, आप देखते आ रहे हो कैसे कैसे ये पूरी मार्केट इंडस्ट्री ग्रो करी है। सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ कंपाउंडिंग, एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कितना ज़्यादा रिलेवेंस देने की ज़रूरत है मार्केट्स में? कंपाउंडिंग जो है एकदम मैजिकल चीज़ होती है। अगर आपने एक बार उसको एक्सपीरियंस कर लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात एक कही, प्रैक्टिकल बात कही। जितना आप समझोगे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको फॉलो करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि एक ही चीज़ आपको देना पड़ता है। मैक्सिमम आपसे जितना इन्वेस्टमेंट हो सके उतना इन्वेस्टमेंट करो और लंबे समय अवधि के लिए बने रहो। ये दोनों चीज़, चलो आपने इन्वेस्ट कर भी लिया, लेकिन वो लंबे समय अवधि के लिए बने रहना आपके लिए थोड़ा दिक्कत ज़रूर आती है, क्योंकि बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन ज़रूर आते हैं कि हमें कुछ ट्रैवल करना है, कुछ खरीदना वगैरह वगैरह, तो आप कंपाउंडिंग मशीन को तोड़ देते हो। तो कंपाउंडिंग इतना मैजिकल है। अगर आप सिंपल सा एक निवेश सोच लो, पीपीएफ तो सब इन्वेस्ट करते हैं, और पीपीएफ में आपको कितना मिलता है आज के तारीख में? सिर्फ 7%, 7.1% इंटरेस्ट मिलता है। उसमें भी आपने जितना भी पैसा डाला, 7.1% अगर आपको सीएजीआर मिल रहा है तो 10 साल में आपका डबल हो जाएगा। और अगर 12% रिटर्न देने वाला इक्विटी में आप डालेंगे तो 6 साल में डबल हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट। तो हम देखते हैं कि अगर 1 लाख रुपए डालेंगे एक बार और भूल जाते हैं, हमने डाला और भूल गए, जैसे हम रियल एस्टेट में करते हैं, पीपीएफ में करते हैं, ऐसा डाल के भूल जाएंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, अच्छा चुना हुआ इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो कैसे बन सकता है लॉन्ग टाइम तक? अगर आप सिर्फ 5 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट डाल के भूल जाएंगे तो 1.76 हो जाएगा आपका, 1 लाख 1.76 हो जाएगा। अगर यही चीज़ आप 10 साल के लिए डाल के भूल जाएंगे तो 3 लाख हो जाएगा, और 15 साल में 5.47, बढ़ते बढ़ते 25 ईयर्स में 17 लाख हो जाएगा, और 30 ईयर्स में नियरली 29 लाख हो जाएगा। सुनने में अच्छा लगता ना, लेकिन बने रहने में उतना ही मुश्किल है। तो समय और संयम, ये दोनों एक ही शब्द है। समय और संयम, ये दोनों बाजार आपसे मांगता है और उसके बाद वो देता है जो आपको चाहिए। इसीलिए आपके पास पेशेंस और टाइम दोनों आपको देना होता है, लेकिन वो होता बहुत कम लोगों के पास और देना बहुत ज़रूरी होता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, एक और इंटरेस्टिंग जो प्लेट है वो डॉक्टर साहब चलाएंगे, उसमें उम्र है।
आमतौर पे कहा जाता है जितना जल्दी निवेश करें उतना आपके लिए बेहतर है। तो अगर आप मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल थी और आपने एसआईपी शुरू करी एक 35 साल की अवधि के लिए, तो आपका यानी 10 साल के लिए, तो आपका जो कॉर्पस है वो करीब करीब 5 करोड़ जो भी बनेगा वो बन जाएगा विद टाइम 10,000 रुपये की एसआईपी में। वही अगर आप 26 साल में शुरू करते हैं, आपका ड्यूरेशन घट गया 1 साल, क्योंकि अब आप 34 साल मतलब 10 साल का मैं गोल रख रहा था, तो 4.25 करोड़ या 9 करोड़ 5 करोड़ से थोड़ा कम हो गया। 7 साल में शुरू मतलब 27 में शुरू करते हैं, तब आप 33 साल के लिए करेंगे और तब वो 4.25 करोड़ के आसपास रहेगी। और धीरे धीरे साल दर साल आप अगर एसआईपी लेट शुरू करते हैं, 10 साल घटते जाएंगे और कहीं तक आपके एसआईपी का नंबर भी घट जाएगा। बहुत कम होता है ऐसा प्रतिभा मैम कि लोग 24-25 साल की उम्र में इतने अवेयर हो जाएं कि वो एसआईपी शुरू कर पाएँ। आमतौर पे उस समय सबको इक्विटी रखता है, छोटा निवेश, छोटे गेंस, इंट्राडे ट्रेडिंग, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। लेकिन अगर उस समय पर वो अपनी एसआईपी शुरू करें तो कितनी बेनिफिशियरी है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम? अगर हम शुरू किए होते तो कहाँ पहुँच गए होते, यही सोचते हैं। नॉर्मली कोई भी स्टार्ट नहीं करता 25 में। 25 में हमें लगता है बस थोड़े से देर थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, 1 साल बाद स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए सबको पता है कि एक ना एक दिन हमको रिटायर होना है, फाइनेंशियली फ्री होना है। चलो रिटायर नहीं करेंगे, जब तक हम मर नहीं जाते हम काम करते रहेंगे, लेकिन फाइनेंशियली फ्री तो होना है ना। तो हमें पता है हमें सेव करना, लेकिन हम सोचते हैं 1 साल में कितना ही डिफरेंस हो जाएगा, हम 1 साल एंजॉय कर लेते हैं। अगले साल सोचते हैं अभी गाड़ी खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल बीत जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता इसका क्या असर होता है अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए। अगर आपने सोचा 25 साल का कोई है और मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे भी स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट्स, ये इतना यंग, और कोई भी अगर इतना यंग स्टार्ट करेंगे तो उनका बहुत अच्छा कॉर्पस मिल सकता है। जैसे आपने 25 साल में एसआईपी स्टार्ट किया सिर्फ 10,000 और आपने स्टेप अप नहीं किया, कुछ नहीं किया, वही 10,000 में आप लगे रहे नेक्स्ट 35 ईयर्स तक, ताकि आप रिटायरमेंट तक वही एसआईपी करते रहेंगे, तो आपको करीब करीब 5.5 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा सिर्फ वो आपके 10,000 के एसआईपी से। आपने 1 ही साल का डिफरेंस है, 1 साल आपने बोला 1 साल मैं एंजॉय करूंगी और उसके बाद स्टार्ट करूंगी, तो 4.86 हो जाता है। मतलब डिफरेंस कितना हुआ, करीब 60 लाख का डिफरेंस हुआ, और आपके सिर्फ 1,20,000 का एसआईपी लेट स्टार्ट करने से आपको 60 लाख का फर्क पड़ गया। अगर 2 साल से करेंगे तो आपका जो कॉर्पस बनता है वो सिर्फ 4.33, और 5 साल से करेंगे तो 5.5 के बजाय आपको 3.05 करोड़ सिर्फ मिलेगा। तो ये एक बहुत ही महंगा डिले होगा। तो आप जितना एंजॉय करें कर ले, लेकिन इतना स्टार्टिंग तो हमेशा थोड़े से करें, लेकिन स्टार्ट करें और लगे रहे। तो शुरुआत करनी ज़रूरी है, और अमाउंट, क्वांटम, म्यूचुअल फंड कौन सा हो कैसा हो वो सब छोड़ दीजिए, पहले आप शुरू करिए कहीं से, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात और मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम आमतौर पे जो भी ये नंबर दिखा रहे हैं, बड़े बड़े नंबर सब दिख रहे हैं कई सालों में, इसके लिए कोई लार्ज कैप फंड होना या मिड कैप फंड होना या स्मॉल कैप फंड होना ज़रूरी है? क्या ये नंबर में बड़ा वेरिएशन आ जाएगा? क्या जो 3 करोड़ दिख रहा है वो 20 करोड़ हो जाएगा, या 3 करोड़ दिख रहा है वो 1.5 करोड़ हो जाएगा? क्या ऐसा कुछ अंतर आएगा, या मोटा मोटा यही मान के चले कि इन्हीं के आसपास ही कहीं ये नंबर रहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों को लगता है हमें फंड चुनने की भी ज़रूरत है, लेकिन इतने लंबे समय अवधि में मीन रिवीजन हो जाएगा, सब इकट्ठा वही इर्द गिर्द रहेगा, 1% 2% का डिफरेंस रहेगा। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप सारा मोमेंटम स्मॉल कैप में ही डालेंगे सारा का सारा पैसा, तो आपको बने रहने में बहुत मुश्किल होगा। कि आप उतना समय अवधि में अगर वॉलेटिलिटी रहेगा तो आप बंद करने का सोच सकते हैं। इसलिए बैलेंस पोर्टफोलियो रहना ज़रूरी है। लेकिन जो भी आपने मार्केट कैप चुना, अगर आप इतना लंबा समय अवधि देंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न्स आएगा और ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आपने टाइम दिया है उसको ग्रो करने के लिए। तो समय दीजिए, संयम रखिए और बाजार में बने रहिए, धीरे धीरे अपनी एसआईपी करिए और शुरुआत कहीं ना कहीं से करिए। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को सिंप्लीफाई करने की कोशिश हमने की है। उम्मीद करते हैं आपको कुछ हद तक हेल्प करेगी आगे आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। अब चलते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पे और बातचीत करते हैं कोलकाता से हमारे साथ जो जुड़ी हैं ऋतु जी उनसे। ऋतु जी नमस्कार। जी नमस्ते। नमस्कार ऋतु जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरा एज 45 है। आप लोग का जो टॉपिक है मैं उसका जस्ट उल्टा हूँ, इतना दिन बाद मैंने स्टार्ट किया कोई है। बात नहीं मैम, देर आए लेकिन आप दुरुस्त आए, आप उसकी टेंशन मत लो। पहले तो पता नहीं था, लेकिन हाँ मेरी डॉटर ने अभी 22 ईयर्स से ही शुरू कर दिया है एसआईपी करना। चलिए बहुत बढ़िया मैम, वो आपसे मतलब वो स्टैंडर्ड एज से 3 साल पहले शुरू कर गई। हाँ आपका जॉब लग गया तो 22 से।
तो मैंने 45 ईयर से शुरू किया, 1 साल हुआ मेरा ओके SIP करना। तो 12,000 का भी चल रहा है, ओके उसको मैं 15,000 का करना चाहती हूँ और 1 लाख रुपया मैं लमसम में डालना चाहती हूँ। अभी बाजार थोड़ा डाउन हुआ है तो इस फंड में डालूं और मेरा पोर्टफोलियो का थोड़ा रिव्यू कर दीजिए। चलिए, तो रितु मैम एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली कि आपने भले देर से शुरुआत करी, लेकिन आपको ये चीज़ समझ आ गई कि जैसे ही बाजार नीचे आया थोड़ा लमसम डाल देते हैं। ये आपको हमेशा एडिशनल हेल्प देगा, जैसी कभी आपका जो भी गैप है वो शायद कुछ हद तक पूरा करने में हेल्प भी करेगा। प्रतिभा मैम, क्या करना चाहिए? तो 12,000 रुपये की SIP शुरू करी, ये खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, हर फॉल में ये उस फॉल को इन कैश करने के लिए और यूनिट्स खरीदने की इच्छा रख रही हैं। क्या करना चाहिए इनके फंड में बदलाव, कैसा इनका पोर्टफोलियो, क्या करें? इनके जो फंड सिलेक्शन है वो बहुत अच्छा है। उस फंड्स में कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं, और जो मार्केट कैप के हिसाब से बैलेंस पोर्टफोलियो वो भी अच्छा है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपने फंड भी अच्छा सेलेक्ट किया है और बैलेंस भी है आपका पोर्टफोलियो, जितना होना चाहिए लार्ज कैप में है, और वॉलेटिलिटी कम रहेगा। तो अगर आप ये कंटिन्यू करते रहेंगे 12,000 का SIP, तो आपका 15 साल के अंदर आपका बन जाएगा 60 lakhs। लेकिन अगर आप इसको हर साल जैसे जैसे इनकम बढ़ता है 10% से अगर आप उसको बढ़ाते रहेंगे तो 60 लाख के बदले में 1 करोड़ रुपए बन सकता है। तो जैसे कि आपने बताया आपको लमसम में अभी डालना है, बहुत अच्छी बात है। हमारा यही सुझाव रहेगा कि आप और फंड्स ना बढ़ाएं, क्योंकि आपके फंड्स अच्छे हैं। जितना भी आपको पैसा लमसम में डालना है और जब भी डालना है, क्योंकि आपने चुना है अच्छे फंड्स, तो वही प्रोपोर्शन में जैसे आपने इक्वल प्रोपोर्शन में ये सब फंड्स में डाला, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करके वो जो लमसम है उसको यही फंड्स में टॉप अप कर दीजिए। क्योंकि हर बार आप नया फंड अगर लेके आएंगे तो बहुत ज़्यादा आपके फंड्स हो जाएंगे। इसका ओवर डाइवर्सिफिकेशन का कुछ आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अच्छा डिवर्सिफाई किया है, उसी में लगे रहिए, और जब भी आपको लमसम करना है यही फंड्स में कीजिए। ये फंड्स को साल में एक बार ज़रूर रिव्यू कीजिए कि अभी भी वो आपके गोल्स के हिसाब से ठीक है और फंड्स जो बता रहे हैं वही कर रहे हैं। तो ऋतु जी, सही फंड्स का चुनाव आपने किया है। उन्हीं फंड्स के साथ आप बने रहें। जो नई पूंजी आप डालना चाहते हैं वो आप उन्हीं फंड्स में ही डाइवर्सिफाई करके या डिवाइड करके डाल सकती हैं। वो एक ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेगा, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होगा और नई यूनिट्स भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन एक अच्छा तरीका आप आजमा रही हैं, उसी को कैरी करिएगा। अब ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट की तरफ आते हैं। हमारे साथ मुंबई से बातचीत करने के लिए सुरेखा मैम मौजूद हैं। सुरेखा जी नमस्कार। नमस्कार। हेलो। नमस्कार सुरेखा मैम जी, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल बखूबी आ रही है, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी एज 40 ईयर्स है। Okay. और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वर्किंग हैं। Okay. हमारी 2 बेटियां हैं, एक 5th ग्रेड में है और एक 1.5 साल की है। तो मेरी बड़ी बेटी के लिए हायर एजुकेशन के लिए मुझे कुछ 10 लाख चाहिए, और हमें रिटायरमेंट के बाद 20 साल के बाद एक 3 करोड़ चाहिए। तो उसके लिए मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? म्यूचुअल फंड मुझे आप सजेस्ट कीजिए प्लीज। और मेरा इमरजेंसी फंड जो है वो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, उसके लिए मुझे सजेस्ट कीजिए। तो सुरेखा मैम, जितना मैं समझ पाया हूँ, 20 साल बाद आपको 3 करोड़ का एक कॉर्पस चाहिए आपके रिटायरमेंट के लिए। 7 साल में बेटी की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, प्लस आपको एक इमरजेंसी फंड भी बनाना, राइट? हाँ, इमरजेंसी फंड। हाँ, मेरे पास है, लेकिन वो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ वो मुझे बताइए। और आपको पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस भी एक जरूरी है लेना, एग्री? हाँ, वो ऑलरेडी है। वो आपके पास ऑलरेडी है। ओके। तो प्रतिभा मैम, इनके पास इंश्योरेंस है। सबसे अच्छी चीज़ तो यही आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस है। दूसरी, ये अपने इमरजेंसी फंड को कहाँ निवेश करें, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा ज़रूरी होती है इंस्टेड ऑफ गेंस। और तीसरा, इनको कॉर्पस बनाना है बेटी की पढ़ाई के लिए और अपने रिटायरमेंट के लिए। क्या बनाएंगे, क्या सजेस्ट करोगे आप? पहले जो बेसिक होता है फाउंडेशन जैसा इमरजेंसी फंड रखना ज़रूरी है। आपने ये समझ लिया और आप ये पूछ रहे, बहुत अच्छी बात। इमरजेंसी फंड में जैसे सुमित जी ने कहा, ये इम्पॉर्टेंट कि वो लिक्विड रहे, तो और वो सैटरडे हो, संडे हो, हॉलीडे हो, आपको मिलना चाहिए। तो इसलिए हम ये सजेस्ट करेंगे कि आपका जो इमरजेंसी फंड आपने निकाल के रखा, 6 महीने या 9 महीने का जो एक्सपेंसेस आपने निकाल के रखा है, उसका 50% जो है आप FD में ही रखें, क्योंकि एट द प्रेस ऑफ अ बटन आपको कोई भी दिन पैसा मिल जाएगा इमरजेंसी में।
बाकी का जो 50% है वो लिक्विड फंड्स यानी डेट फंड्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ना ही ड्यूरेशन का कॉल लेना है, यहाँ पे मकसद ये नहीं है कि मैं सबसे ज़्यादा कमाऊँ या सबसे ज़्यादा रिस्क लूँ, ना रिस्क लेना है, रिटर्न्स के पीछे भी नहीं भागना है। वो जो आप मनी मार्केट फंड्स आज के तारीख में इन्वेस्ट करेंगे तो वो ईजिली लिक्विडेटेबल है, ऑन वर्किंग डेज आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, तो 50% कैन गो देयर। जहाँ तक आपने बताया कि बच्चों का एजुकेशन के लिए आपको 10 लाख की ज़रूरत होगी, ये 10 लाख के लिए आपको 7,500 का SIP शुरू करना ज़रूरी है। 7,500 रुपये फिक्स्ड, मतलब उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और आपके रिटायरमेंट के लिए 20 साल बाद आपको 3 करोड़ चाहिए, तो 3 करोड़ के लिए आपको इन्वेस्ट करना है 30,500 रुपये। ना अगर 30,500 रुपये आपको नहीं करना है, आपके कैश फ्लो में आज बैठ नहीं रहा या फिर आपको कोई भी कारण से नहीं करना है, तो आप स्टेप अप भी कर सकते हो। मतलब हर साल, बिकॉज 20 साल है, काफ़ी लंबे समय अवधि है, उसमें 10% आप बढ़ाते जाओगे तो 19,000 से भी आपका जो रकम चाहिए वो इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन हमारा हमेशा का सजेशन रहता है, जो रिटायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल होती है, उसके लिए जहाँ तक हो सके मैक्सिमम एलोकेशन कीजिए। और जहाँ तक आपके फंड्स हैं, आपने भी फंड्स अच्छे चुने हैं। आपने पराग पारेख फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो आज के तारीख में, और कोटक अपॉर्चुनिटीज़ फंड में कर रहे हो, बहुत ही अच्छे फंड्स हैं। एक और जो इंडेक्स फंड में कर रहे हो आप, HDFC S&P। ना ये जो है ये इंडेक्स फंड है, सेंसेक्स को मिमिक करता है। अगर आपको ब्रॉड बेस चाहिए कि आपका थोड़ा बहुत मिड और स्मॉल कैप का भी जो ग्रोथ से आप पार्टिसिपेट करो, तो BSE और NSE निफ्टी 500 या BSE 500 वाले कोई भी फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। HDFC में भी वो है, HDFC BSE 500, iPro BSE 500, MOSL का निफ्टी 500, ये कोई भी में आप इन्वेस्ट करोगे तो मिड और स्मॉल कैप का अपसाइड भी आपको मिलेगा। 30%, 70% लार्ज कैप रहेगा, और बाकी आपके फंड्स तो आपने अच्छे चुने हैं, आपको पता है कि कितना इन्वेस्ट करना है। तो आपको प्रतिभा मैम ने तमाम तरह की रणनीति बताई है, और अच्छी चीज़ आपने बहुत सारी पहले से ही ईयर मार्क कर रखी हैं, हेल्थ इंश्योरेंस को लेके, अपने इमरजेंसी फंड्स को लेके और रिटायरमेंट को लेके। आपको कुछ और चीज़ों में एडिशन की ज़रूरत है, लेकिन अदरवाइज़ आप बिल्कुल सही रास्ते पर सुरेखा मैम चल रही हैं, आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, प्रतिभा मैम से आगे बातचीत जारी रखेंगे, साथ ही साथ उनके टॉप 4 फंड्स, इस पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ। मनी और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं आज पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, जिस पे आप किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे ये आपके पोर्टफोलियो को हेल्प करेगा, और अगर आप आज भी निवेश शुरू करते हैं तो कैसे आपके धीरे धीरे पोर्टफोलियो कॉर्पस बढ़ाता जाएगा। इस पर तो हम बातचीत कर ही रहे हैं, साथ ही साथ दर्शकों सवालों के जवाब भी ले रहे हैं। प्रतिभा मैम आज हमारे साथ स्टूडियो में खुद मौजूद हैं। प्रतिभा मैम, एक चीज़ और पावर ऑफ कंपाउंडिंग में पूछना चाहूँगा कि आमतौर पर हम जो भी वो प्लेट्स चल भी रहे थे, उन सब में हमने यही देखा है कि इतना पैसा आपने लगाया होता, इतने साल के लगाया होता तो इतना बन गया होता, इतने साल तक आप उसको कंटिन्यू करते तो अमाउंट बढ़ता चला जाता, विच इज़ फेयरली गुड। लेकिन अगर इसी में मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ साथ स्टेप अप SIP स्टेप अप भी डाल देता हूँ, तो इसका इफेक्ट कैसा रहेगा? कि मान लीजिए अगर कोई मैं 10,000 रुपये की SIP चल रही है, जो विद टाइम 5 साल, 15 साल, 20 साल में अपना कॉर्पस बढ़ाए जा रही है, लेकिन सडनली वो 10,000 की SIP कुछ सालों में 12,000, 14,000, 18,000 होती चली जाए, क्योंकि जब एक कमाने की एज होती है उसमें आदमी बढ़ा सकता है, सो उसका इफेक्ट किस तरह का रहेगा अलॉन्ग विद कंपाउंडिंग? वाओ, बहुत ही मैजिकल। और हम यही रेकमेंड करते हैं सबको कि स्टेप अप करो। जैसे अभी हमने बताया था कि आपको SIP करने की ज़रूरत है 30,500 रुपये की। अगर स्टेप अप करते हैं 20 साल के लिए, तो आपका SIP सिर्फ 19,000 हो जाता है। मतलब बहुत ही अफोर्डेबल हो जाता है। कभी कभी हम जब बताते हैं कि आपको इतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, तो चेहरा छोटा हो जाता है, कहाँ से लाएंगे इतना सारा कैश फ्लो। जब हम ये तरीका बताते हैं कि आप स्टेप अप कर सकते हो, तो सबको लगता है हाँ कर सकते हैं, और 4-5 साल बाद वो खुद आके बताते हैं कि हमें स्टेप अप करना, मतलब 10% नहीं 12% हमारा बढ़ा हुआ है, हमें 12% बढ़ाना है। ये बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ इससे होती है जो बहुत कम अंडरस्टूड है, कि अगर आप बढ़ाएंगे नहीं, आप वही का वही सिप रहेंगे, तो जितना आपका इनकम बढ़ता है उतना आपका खर्चा बढ़ेगा और उतना आपका रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। आपका परसेंटेज जो है सेविंग, उसको भी उतने ही परसेंटेज से कम उतने से तो बढ़ाना चाहिए जितना इनकम बढ़ रहा है। डबल वैमी है ये। तो आप मतलब जिसे कहते हैं ना, SIP में अगर आपको टेलविंड जोड़ना है, तो टेलविंड यानी कि पीछे से और थ्रस्ट जोड़ना है, तो आप उसमें
अब स्टेप अप का एक फंडा भी ऐड कर सकते हो। उससे आपकी एसआईपी को और ज़्यादा फ्लो मिलेगा और ज़्यादा बेहतर। यानी कि जो नंबर आप देख रहे हो 10,000 रुपये की एसआईपी अगर 26 या 28 या 27 में शुरू होती तो फिगर इतना होता, वही अगर हर साल में बढ़े या कुछ कुछ समय में बढ़ती जाए तो आपका पैसा और ज़्यादा तेज़ रफ्तार से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। पहली चीज़ ये। अच्छा, एक और दर्शक से हम पहले बातचीत कर लेते हैं। मदन लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं अम्बाला से बातचीत करने के लिए। मदन लाल जी नमस्कार, क्या सवाल आपका पूछिए। नमस्कार जी, मैंने जी अपना बच्चे का, मेरे लड़के का पोर्टफोलियो भेजा है। एक तो मैं चाहता हूं कि उसके थोड़ा सा चेकिंग कर लें कि वो ठीक है या नहीं, और कोई चेंजेस चाहिए। देयर इज अ शिफ्ट गोइंग ऑन ऑफ 20,000 एट प्रेजेंट पर मंथ। ओके। Apart from that, he has also got some PPF fund. I mean, that is a Defense Forces Services Officers Fund. Okay. जिसमें 20,000 per annum, he is 20,000 per month. He is subscribing to that. Okay. Apart from that, there is also a PLI, that is Postal Life Insurance, in which he is subscribing. He is putting 6.5 thousand per month. Okay. तो अभी टोटल वैल्यू जो इसकी है, फंड की है, म्यूचुअल फंड की 8 लाख है तकरीबन मार्केट वैल्यू, और पीपीएफ की अराउंड मेरे ख्याल 12 लाख है। ओके मदन लाल सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये जो आपने फंड बताया है ये आपके बेटे का फंड है, राइट? जी जी, उनके फंड है जी। उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र है अभी 34। और उनका जो गोल आपने हमें बताया है वो ये कि वो अगले 12 साल में अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 1 करोड़, अगले 20 साल में अपने घर के लिए 1.5 करोड़ और अगले 23 साल में बच्चे की शादी के लिए 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं, राइट? जी हाँ। जो सेकंड, जो लास्ट जो हैं वो 1.5 और 2 करोड़, वो हो सकता है कि शादी पहले हो या घर बाद में बने या घर पहले हाँ, हो। वो सर इतना तो रहेगा, लेकिन एक अच्छी चीज़ मदन जी ये समझ में आ गई मुझे कि आपने अपने बेटे और उनके आगे की जनरेशन्स के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग करके रखी है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही काबिल तारीफ़ है, तो उसके लिए मैं ज़रूर आपको अप्रिशिएट करूँगा। प्रतिभा मैम, बखूबी उन्होंने समझा दिया ही कैसे वो निवेश चाह रहे हैं। उनके बेटे का पोर्टफोलियो उन्होंने डिस्कस किया और ये सारे फंड्स हैं ही जो आपको भेज चुके हैं। वो क्या करना चाहिए इनको? पहले तो आपका फ़ंड सिलेक्शंस बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ही अग्रेसिव है। आज के तारीख में अगर आप देखेंगे तो 58% आपका जो इन्वेस्टमेंट्स जा रहा है वो मिड और स्मॉल कैप में जा रहा है। तो पिछले 1-1.5 साल से बहुत हैप्पी होंगे ये पोर्टफोलियो के साथ, क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन अगर लंबे समय अवधि के लिए लगे रहना है, जैसे मैंने बताया कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाना है, तो जो वॉलेटिलिटी है उसको कम करना ज़रूरी है। तो ये बहुत अग्रेसिव हो गया, तो हमारा ये सुझाव होगा कि ये मिड और स्मॉल कैप में जो फंड्स हैं उसमें आप थोड़ा कम कर दें एसआईपी, और वही अमाउंट आपके ही एग्जिस्टिंग जो फंड्स हैं, एग्जिस्टिंग लार्ज कैप फंड्स है, उसमें आप बढ़ा दीजिए। जो आपका टोटल सिप है लार्ज कैप में, एसआईपी ब्लू चिप, एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई कॉन्ट्रा और एचडीएफसी फोकस फंड, इसमें आप एसआईपी जो है 3,000 और 2,500 है, उसको 4-4-4 कर दीजिए। 12,000 लार्ज कैप में जाएगा। और जो एग्जिस्टिंग आपका मिड और स्मॉल कैप फंड्स है, जैसे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़, उसको 2.5 से 1.5 बना दीजिए। 1,500 रुपये का एसआईपी, और निपॉन को भी 3 से 1.5, और एसबीआई से भी एसबीआई 3 से 2,000 बना दीजिए। तो आपका बैलेंस हो जाएगा, जहां 58% आज की तारीख में स्मॉल और मिड कैप है, वो 44% बन जाएगा। फंड सिलेक्शन अच्छे है और थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। जहां तक आपका कॉर्पस का ज़रूरत है, मैंने पीपीएफ का अमाउंट इसमें नहीं लिया है। पीपीएफ भी अच्छा है और 7% के हिसाब से कंपाउंड हो रहा है ऑन एनुअल बेसिस। बट एक बात समझने वाली बात है कि लंबे समय अवधि के लिए आपको इक्विटी में रहना चाहिए। पीपीएफ जो है डेट है, तो कंपाउंड भी करेगा 7% के हिसाब से, तो 10 साल में ही बढ़ना है। अगर आप 15 इयर्स के लिए रुकने के लिए ठीक है, और डिसिप्लिन भी है कि आप बीच में विड्रॉ नहीं करेंगे, आपके जो सन हैं वो विड्रॉ नहीं करेंगे, तो पीपीएफ के बजाय इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी है बेटर आइडिया। जो आज के तारीख में एजुकेशन के लिए आपने बताया 1 करोड़ की ज़रूरत होगी, और वो 12 साल में आपको ज़रूरत होगी। तो एसआईपी जो करना है, अगर सेम एसआईपी कर रहे हैं, 31,500 की ज़रूरत है, और अब भी हमने स्टेप अप की बात की। अगर स्टेप अप करते हैं 31 के बदले में 22,000 का सिप से आपका ये रकम है ये बन जाएगा।
हाउस के लिए 1 करोड़ जो आपको 20 साल में चाहिए, और मैरिज, बच्चों का मैरिज के लिए आपको 2 करोड़ चाहिए था जो 23 इयर्स में चाहिए। उसमें 15,000 और 14,000 का सिप का ज़रूरत है। अगर नॉर्मल है, अगर स्टेप अप है तो कम हो जाता है 9,500 और 8,500 से आपकी बात बन जाएगी। तो कुछ बदलाव मदन सर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, और एक बार फिर से बहुत बहुत अप्रिसिएशन आपको हमारी तरफ से कि आपने इतनी बढ़िया प्लानिंग आगे की जनरेशन्स के लिए ऑलरेडी कर रखी है। प्रतिभा मैम, आपकी तरफ से अब टॉप 4 फंड्स। टॉप 4 फंड्स आज की तारीख में मैं स्टार्ट करूंगी मल्टी एसेट फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड से। तो टू मेक द जर्नी बेटर, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड, और लार्ज कैप में कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। दीज आर माय टॉप 4 फंड्स। तो मेजरली आपको इधर या तो ब्लू चिप मिलेंगे या फ्लेक्सी कैप मिलेंगे या बैलेंस फंड मिलेंगे, क्योंकि बाजार की स्थिति इस तरह की है, मिड कैप स्मॉल कैप बढ़िया रफ्तार पकड़ चुका है, इसीलिए आपको यूजुअली लार्ज कैप या बैलेंस फंड दिए गए हैं ताकि आपके कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ कैपिटल प्रोटेक्शन भी बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज स्टूडियो में आने के लिए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो अब योर मनी को फिलहाल यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। नमस्कार।